क्या? विसर्ग संधि। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। मजा आ रहा है, संधि अपने आप ही सरल हो गई। एक ही बोर्ड पे पता चल चुका कि विसर्ग संधि है क्या। 31 एगोस में जोड़ लिए और 13 एगोस में जोड़ लिए थे, कुल हो गए 44 वर्ण। 31 और 13 कितने हो गए? 44। अब उनके नियमों की हम एक एक की बात करते हैं, सुनो। विसर्ग संधि की शॉर्ट परिभाषा अब आप मेरे मित्र जान चुके हैं क्या, कि 11 में से किसी भी स्वर के साथ क्या होगा? विसर्ग होगा। उसका योग स्वर या व्यंजन अर्थात 44 वर्णों के साथ हो तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विसर्ग संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विसर्ग संधि कहा जाता है। अब मैं एक एक नियम की चर्चा करता हूं आपके सामने। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, इस एक नियम को मैं पूरा विस्तार से लिख देता हूं, फिर इसका शॉर्ट फॉर्म समझेंगे। उसके बाद हम आगे वाले नियमों में पूरा विस्तार से नियम लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं समझेंगे। कैसे? देखो, नियम में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्या? यदि किसी स्वर के साथ विसर्ग हो, यदि किसी स्वर के साथ क्या है दोस्तों? विसर्ग हो और उसका योग च, छ, श, ये सारे के सारे कौन से वर्ण हैं दोस्तों? तालव्य हैं। और तालव्य वर्ग के भी कौन से वर्ण हैं दोस्तों? ये एघोष हैं। कौन से हैं ये? एघोष। छ, छ, से हो तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर दोस्तों क्या होगा? कौन सा से है मित्रों? तालव्य। कौन सा है ये? तालव्य। सकार कह सकते हैं इसको, तालव्य सकार आदेश हो जाता है। तालव्य सकार आदेश हो जाता है। बताओ दोस्तों, कितना बड़ा नियम हो गया। इतना बड़ा नियम अगर हमें याद हो जाता तो आज तक हम कहीं के कहीं पहुंच जाते। नियमों को तो लाइन टू लाइन तो रटने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने यह आपको इसलिए लिखा कि थोड़ी सी आपको सहूलियत महसूस हो सके, आपके जहन में यह आए नहीं कि नियम बनाना कैसे है। अब इतने बड़े नियम को मैं कैसे एक छोटे से रूप में समाहित कर रहा हूं, उस बात पे गौर करना। और अगर इस नियम का आपको जो छोटा रूप या सूत्र रूप में जो हम इस नियम को लिख रहे हैं, अगर वह सूत्र रूप समझ में आ गया, इस नियम का जो छोटा प्रारूप जो हम कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण कर रहा हूं, और संक्षिप्तीकरण का पल्लवन क्या बनता है आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसका जो संक्षिप्त रूप होता है, उस संक्षिप्त रूप पे जरा गौर करना। मैं क्या लिख रहा हूं सुनिए। इस नियम का एक छोटा रूप मैं यहां लिखूंगा। क्या? यदि किसी स्वर के साथ, किसी स्वर के साथ, इसका मतलब 11 में से कोई सा भी हो सकता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या? 11। समझ रहे हैं दोस्तों? नियम बनाना सीखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संक्षिप्त करना सीखिए। सो ट्रिक नहीं कह सकते इसको, नियम पूरा है शब्द से। देखो, एक भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं, सारी बातें इसमें समाहित हो जाएंगी। क्या लिखेंगे? किसी भी स्वर के साथ, किसी भी स्वर के साथ। बताओ, 11 लिख दिए, इसका मतलब कोई भी स्वर हो सकता है। उसके साथ क्या हो दोस्तों? विसर्ग हो। क्या हो? विसर्ग हो। तो ये लो जी, विसर्ग भी लगा दिया। और उसका योग, और उसका योग, ये लो जी, योग भी लगा दिया। च, छ और से, तो ये लो जी, आपके च लिख दिए, छ लिख दिया, और आपका से भी लिख दिया। तीनों वर्ण आ चुके हैं दोस्तों, तीनों वर्ण आ चुके हैं दोस्तों। हमने क्या लिख दिया है? से भी लिख दिया है। हमने क्या लिख लिया है दोस्तों? से भी लिख दिया है। ये लीजिए, ये कौन से वर्ण हैं? तालव्य वर्ग के हैं। कौन से वर्ग के हैं ये? तालव्य वर्ग के हैं। कौन से वर्ग के हैं? तालव्य वर्ग के। ये लो जी, तालव्य हैं। और तालव्य के भी कौन से हैं? ये एघोष हैं। कौन से हैं? तालव्य में एघोष हैं। तो विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। ध्यान देने वाली बात यहां से आ रही है मित्रों। क्या? किसी भी स्वर के साथ क्या था? विसर्ग। 11 में से किसी के भी साथ क्या है? विसर्ग। और उसका योग तालव्य एघोष, तालव्य एघोष, ये रहे तीनों के तीनों। और उसका योग देखो, तालव्य एघोष वर्णों से हो रहा है। तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा से बनाना है? तालव्य। अर्थात इस विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? तालव्य सकार आदेश हो जाता है। तालव्य सकार आदेश हो जाता है मित्रों। तो बताओ, इतने बड़े नियम को हम इस छोटे से प्रारूप में समाहित कर चुके हैं। इस पूरे विस्तार से लिखे हुए नियम का हमने एक प्रकार से क्या प्राप्त कर लिया है मित्रों? पल्लवन प्राप्त कर लिया, या संक्षिप्तीकरण। बिल्कुल बिल्कुल, ये संक्षिप्तीकरण कर लिया है। तो मैं इस नियम को अब दोबारा लिख रहा हूं, समझना कैसे।
नियम क्या था? 11 में से किसी भी स्वर के साथ क्या जुड़ा हुआ था? विसर्ग जुड़ा हुआ था। 11 में से किसी भी स्वर के साथ क्या जुड़ा हुआ था दोस्तों? विसर्ग जुड़ा हुआ था। उसका योग च, छ और श। ये कौन सा वर्ण है? तालव्य वर्ण है। कौन सा वर्ण है दोस्तों? तालव्य। और तालव्य में भी किस प्रकार के वर्ण हैं? ये अघोष हैं। तालव्य में भी कौन से वर्ण हैं दोस्तों? अघोष वर्ण हैं। और ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर कौन सा से आदेश होगा? तालव्य, क्योंकि आगे वाले वर्ण तालव्य हैं, अतः विसर्ग का तालव्य से ही बना लेंगे, अर्थात विसर्ग का तालव्य से ही बना लेंगे। अब महत्वपूर्ण बात आती है यहां से, क्या कि शब्द कैसे पहचाने? वही तरीका, संधि में से तो दो ही प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करो या संधि का प्रकार बताओ। तो विसर्ग संधि की कैसे पहचान होगी? आप एक बात बताओ मित्रों, मैंने आपको ये चीज बहुत पहले बता दी थी कि चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो और चाहे विसर्ग संधि हो, वापस से सुनना, चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो और चाहे विसर्ग संधि हो, यदि आप बदलाव में, यदि आप विकार में, यदि आप परिवर्तन में व्यंजन बना रहे हो तो व्यंजन सदैव आधा होता है, हलंत लगा हुआ होता है। यह चीज हमें पता है। तो आपको देखो यहाँ पर से दिख रहा है, इसमें भी ये है से, जो क्या है? आधा लिखा हुआ है। आगे यहां से कोई स्वर थोड़ी मिल रहा है दोस्तों, देखो इधर नहीं मिल रहा, अर्थात ये शब्द में जो से है ये आधा ही रहेगा, ये जो से है यह आधा ही रहेगा। नियम क्या है? किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो उसका योग तालव्य अघोष वर्णों से, अर्थात च, छ तालव्य सकार से होता है, तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो जाएगा। पहचान के लिए मैंने आपको बता दिया कि शब्द में ये जो संकर वाला से है ना, ये कैसा रहेगा दोस्तों? आधा रहेगा। कैसा रहेगा दोस्तों? आधा रहेगा। उदाहरण से समझो, शब्द आ जाए अंतश्चेतना। शब्द क्या दिया हुआ है दोस्तों? अंतश्चेतना। पहली नजर में हम संधि पहचान जाएंगे, पहली ही नजर में। क्या ये संकर वाला से आधा है? बिल्कुल है। आगे क्या लिखा हुआ है? चे। देखो ये से के बाद में हमें यहाँ पर चे दिख रहा है। समझ में आ गया? क्या से किसका बनता है दोस्तों? विसर्ग का बनता है। कब बनता है? जब विसर्ग के बाद में चे, छ और से वर्ण होते हैं तो विसर्ग के स्थान पर भी तालव्य सकार बना दिया जाता है। अब मैं इसका विच्छेद कैसे करूं? संधि तो पहचान में आ गई, विच्छेद कैसे करूं? तो हमें पता है कि ये जो से है ये किसका बनता है? विसर्ग का। और विसर्ग का आता है पहले पद के अंत में, तो पहले पद के अंत में विसर्ग आ जाएगा, तो ये लो जी विसर्ग लगा दिया और ये जोड़ का चिन्ह लगा दिया। और आगे क्या लिखा हुआ है? चेतना। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। पहले क्या लिखा हुआ है? अंत लिखा हुआ है, तो अंत लिख दो। विच्छेद क्या हो जाएगा? अंतः प्लस चेतना। बताओ कितना सरल है, बहुत ही सरल है। इतना सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो दो के पहाड़े से भी ज्यादा सरल हो गया दोस्तों। कैसे हुआ? हमें पता चल चुका है, एक लॉजिक का पता चल चुका है। क्या कि जब एगोस की संधि हम करेंगे तो जो से आएगा, क्योंकि स्वर होते हैं सेगोस, इसका मतलब स्वर तो कौन सी संधि में आएंगे? सेगोस के योगों में। तो सत्व विसर्ग संधि अर्थात प्रारंभ के जो 5 नियम हैं जिनमें कोई सा से बनेगा, उन सभी शब्दों में वो से आधा ही रहेगा। क्यों? स्वर तो हो ही नहीं सकता। यहां पर स्वर कब जुड़ते हैं? जब सेगोस के पढ़ेंगे, और सेगोस के नियम अलग थे, ये तो एगोस के नियम है। 5 नियम प्रारंभ के एगोस के हैं, और एगोस के नियमों में हमें से बनाना है, और वो से सदैव क्या रहेगा? आधा। तो एक शॉर्ट ट्रिक जिसको हम कहते हैं क्या हो जाएगी कि चाहे शंकर वाला से आए, चाहे षटकोण वाला से आए, चाहे स्लेट वाला से आए, ध्यान से समझना। तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और दंत्य शकार यदि आपको स्वर रहित या आधा लिखा हुआ दिखता है तो संधि कौन सी होगी दोस्तों? विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी मेरे दोस्तों? विसर्ग संधि होगी। और कैसे पहचान लिया? आधा से लिखा हुआ दिखा। अब बात आती है विच्छेद कैसे करें। तो जो आधा से बनता है वो किसका बनता है दोस्तों? विसर्ग का बनता है। तो इस आधे से को वापस से विसर्ग में बदल दो। इसके पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। देखो मैंने यही किया, विसर्ग में बदल दिया, इसके पहले अंत लिखा हुआ था अंत लिख दिया, बाद में चेतना तो बाद में चेतना। यहां तक की बात समझ में आई मित्रों? आगे बढ़ सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझो इसको। हाँ, हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? ए ने तय को हलंत कर दिया क्योंकि मुझे प्रथम पद का अंतिम वर्ण बाहर चाहिए था। तय पूरा लिखा हुआ है, तय को जैसे ही मैंने स्वर रहित किया तो तय में जुड़ा हुआ ए लिख दिया, और इसके साथ क्या जोड़ दिया दोस्तों? विसर्ग। इधर क्या लिखा हुआ है? चे, और उसके साथ में क्या लिखा हुआ है? तना।
अब मुझे पता चल चुका है किसी भी स्वर के साथ विसर्ग है और आगे च वर्ण आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग च, छ या स वर्ण से होता है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा दोस्तों? तालव्य सकार बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्तों? तालव्य सकार बना देंगे। बाकी वैसा का वैसा लिख दिया जाएगा। तो बाकी वैसा का वैसा लिखूंगा तो देखो इधर क्या आ जाएगा? ए, न और त आधा। उसके बाद लिखा हुआ है ए और विसर्ग का बना लिया से। वापस से समझो इसको वापस से समझो। मैंने क्या लिखा है? ए का तो ए, उसके बाद में आधा न, उसके बाद त आधा, फिर उसके बाद देखो ये ए लिखा हुआ है, ए लिख दिया। योग विसर्ग का क्या बना लिया? श। और चेतना से क्या लिखा हुआ है? चेतना। मित्रों सबको जोड़ूंगा मैं, सबको जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा? देखो ए का तो ए हो गया, उसके बाद में न, तय को आधा कर रखा है, ए जोड़ेंगे तो तय पूरा हो जाएगा। ये लो जी तय पूरा हो जाएगा। अब ये से ध्यान दीजिए, आधा है, आगे क्या लिखा हुआ है? व्यंजन। स्वर तो नहीं है ना, अब इसको स्वर ही नहीं मिल रहा तो ये व्यंजन पूरा नहीं हो सकता। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, खड़ी पाई का व्यंजन यदि आधा करना हो तो खड़ी पाई हटा के आधा कर दो। देखो ये से पूरा हो गया, ये से क्या हो गया? पूरा। हमें आधा लिखना है, खड़ी पाई का वर्ण है, खड़ी पाई हटा दो, आधा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ भी मैं इस से को, यहाँ भी मैं इस से को आधा लिखूंगा। ये लो जी आधा लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है मित्रों? आगे लिखा हुआ है क्या? चेतना। आगे क्या लिखा हुआ है मित्रों? चेतना। अर्थात अंतस चेतना का वापस से क्या प्राप्त हुआ? अंतस चेतना प्राप्त हुआ। यह है दोस्तों बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल, सबके जहन में समझ में आ जाने वाली सबसे सरल संधि कौन सी? विसर्ग संधि, जिसका पहला नियम का मैंने पहला उदाहरण आपके सामने रखा है। और उदाहरण लिखिए, और उदाहरण देखिए इसके, और उदाहरणों की हम बात करते हैं। क्या? इसी प्रकार के जैसे शब्द आ जाए दोस्तों अंतस चक्षु, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतः प्लस चक्षु। अंतस चक्षु का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? अंतः प्लस चक्षु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतः प्लस चक्षु हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक शब्द आता है निशंक, जिसको कोई शंका नहीं होती है, जिस पर कोई शंका नहीं हो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? निशंक कहते हैं। निह प्लस शंका, निह प्लस शंका। एक बहुत अच्छा शब्द जिसको बहुत ज्यादा मेरे मित्र गलत ही लिखते हैं। बिल्कुल ऐसा शब्द लिखने वाला हूं कि आपके दिमाग में बवाल खड़ा हो जाएगा कि हाँ सर, हम यह गलत ही लिखते हैं, अशुद्ध ही लिखते हैं। आप क्या करते हो? यदि मैं आपको कहूं कि निःशुल्क लिखिए तो हम निःशुल्क को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखा करते हैं मित्रों। वर्तनीगत दृष्टि से बात की जाए, संधि पद की दृष्टि से बात की जाए तो ये निःशुल्क का संधि विच्छेद लिख रहे हैं मेरे दोस्तों आप। निःशुल्क शब्द कैसे लिखा जाता है? देखिए, निःशुल्क शब्द ऐसे लिखा जाएगा जिसमें पहला से आधा, उसके बाद में से पूरा और उ की मात्रा, निःशुल्क लिखा जाता है दोस्तों। और इसी शब्द का संधि विच्छेद यदि आपसे पूछा जाए तो इसका संधि विच्छेद होता है निह धन शुल्क, जिसको हम लिखते चले आ रहे हैं, जिसको हम लिखते चले आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे अनछुए पहलू आपके सामने रख रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मजा आ जाएगा, पढ़ने का आनंद आ जाएगा। आराम से समझो इन चीजों को, बहुत ही आराम से समझे दोस्तों। क्या पता चला हमें कि यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? से। कौन सा से मिल रहा है दोस्तों? कौन सा से मिल रहा है दोस्तों? तालव्य सकार। तो पहले वाला तालव्य सकार किसका बना? विसर्ग का। एक और शब्द आता है दोस्तों, जैसे आ जाए निश्चल। क्या आता है दोस्तों? निश्चल। निह धन छल, निह धन छल। बिल्कुल लो, इसका विच्छेद भी लिख देता हूं मेरे मित्रों को, आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, क्योंकि आप प्रयत्न खुद करना तो चाहते ही नहीं ना। यही तो हमारी पिछड़ने की वजह है कि सर हम मेहनत खुद नहीं करेंगे। आपको तो विच्छेद भी मैं ही बता दूं, आपको विच्छेद भी मैं ही बता दूं। आपके दिमाग में कभी कभी ऐसी भी इच्छा आती होगी कि सर हमारी परीक्षा भी आप ही दे देना। ऐसा नहीं सोचते दोस्तों। हाँ, ये विच्छेद मैं आपको इसलिए नहीं बताता कि आप खुद कोशिश करें कि जैसे निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, अंतस चक्षु का क्या होगा, हाँ निशंक का क्या होगा। मैं यहाँ बोल के बता देता हूँ, मैं बोल के इनका विच्छेद इसलिए बता देता हूँ ताकि आपका कान अलर्ट रहे कि सर ने इनका विच्छेद क्या बताया, ताकि घर जाकर के हम वैसा का वैसा याद करके लिख सकें। अगर आप में ऐसी प्रत्यक्ष स्मरण की योग्यता अगर बिल्कुल विकसित हो जाती है मित्रों, तो बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। मैं इनके विच्छेद जानबूझकर नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता? ताकि आप खुद प्रयत्न कर सकें, अपने आप का आत्म परीक्षण कर सकें, आत्मनिरीक्षण कर सकें। मैं बोल इसलिए देता हूं ताकि आप प्रत्यक्ष स्मरण कर सको, पुनः याद करने की कोशिश करो कि कक्षा में क्या बताया हुआ था। वीडियो को बार बार देखो, बहुत सारी चीजें आपके समझ में आती जाएंगी। फिर भी अब आप चाहते हैं, मैंने लिख दिया है दोस्तों आपके सामने, निश्चल का विच्छेद क्या होता है? निह धन छल होता है। चलो फिर एक शब्द और लिख देता हूं दोस्तों, आप इसका विच्छेद बताना। देखो जैसे मैं लिखूं निश्वास, इसका क्या होगा दोस्तों? निह धन श्वास।
नीह धन श्वास होगा। क्या होगा दोस्तों? नीह धन श्वास होगा। निश्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? नीह धन श्वास होगा। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है। यह है हमारा विसर्ग संधि का नियम नंबर 1। अब आप सबसे मैं कहूंगा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बढ़ सके मित्रों। लिया? अब ध्यान दें, अब ध्यान दें, यह विसर्ग संधि का पहला नियम कौन से वर्णों को जोड़ा? तालव्य को। और जब तालव्य थे तो मैंने तालव्य बना दिया। अब मैं जोड़ रहा हूं कौन से को? मूर्धन्य को। नियम नंबर 2 पे बात करते हैं। देखिए क्या है अगला नियम, विसर्ग संधि का नियम। अगला नियम नंबर आप इसको 2 कह सकते हैं। क्या है? 11 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग टे, ठे या श, जिसको आप कह सकते हो मूर्धन्य वर्ग हो गया। ये कौन सा वर्ग हो गया मित्रों? मूर्धन्य। और मूर्धन्य वर्ग के भी कौन से वर्ण हैं? ये एघोष वर्ण है। कौन से वर्ण है दोस्तों? एघोष वर्ण है। मूर्धन्य वर्ग के एघोष वर्णों के साथ यदि विसर्ग का योग होता है तो मूर्धन्य है तो विसर्ग के स्थान पर भी कौन सा स बनेगा दोस्तों? मूर्धन्य स बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे वाला वर्ण कौन सा है? मूर्धन्य। तो विसर्ग के स्थान पर भी कौन सा स बन जाएगा दोस्तों? मूर्धन्य सकार बन जाएगा। कौन सा सकार आदेश हो जाएगा? मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस नियम के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, पर मिलते हैं। ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों कि मिलते ही नहीं। हाँ, एनसीईआरटी में केवल 2 शब्द लिख रखे हैं। बिल्कुल, मैं दोनों की चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों। देखो, एक शब्द आता है चतुष्षष्ठी। बहुत अच्छा शब्द है चतुष्षष्ठी। और एक और शब्द आता है दोस्तों चतुष्टिका। दोनों शब्दों को बहुत गौर से समझिए। चतुष्षष्ठी, यहां पर से 2 है, यहां पर फिर से है, यहां पर 3 से लिखे हुए हैं। चतुष्षष्ठी, ध्यान देना। एक शब्द में 2 संधियां, एक शब्द में 2 संधियां। बहुत आराम से इसका विच्छेद करके बताऊंगा। इधर पहले एक बार इन दोनों शब्दों को देखो। नियम क्या कह रहा है? 11 में से किसी भी स्वर के साथ, 11 में से किसी भी स्वर के साथ क्या जुड़ा हुआ हो दोस्तों? विसर्ग हो और उसका योग मूर्धन्य एघोष वर्ण टेट है और मूर्धन्य सकार से होता है तो विसर्ग के स्थान पर भी क्या आदेश हो जाएगा? मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहां पर लिख दिया है। अब बात आती है उदाहरण की। एक तो क्या है? चतुष्षष्ठी, और एक क्या है दोस्तों? चतुष्टिका। चतुष्टिका का संधि विच्छेद होता है दोस्तों चतु है धन टीका। इसमें दिक्कत नहीं आनी, इसमें दिक्कत नहीं आई दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसमें दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यह तो बहुत सरल है। यह तो हमारे लिए बहुत क्या है दोस्तों? सरल है। यह तो हमारे लिए दोस्तों बहुत क्या है? सरल है। चतुष्टिका, चतु है धन टीका, चतु है धन टीका। लेकिन बात आती है क्या? चतुष्षष्ठी का संधि विच्छेद क्या होगा? चतुष्षष्ठी का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत गौर से समझना। इसका इधर संधि विच्छेद लिख रहा हूं। चतु है योग षष्ठी, चतु है योग षष्ठी। यहां पर ध्यान दीजिए, ये षष्ठी शब्द व्यंजन संधि का है मित्रों। व्यंजन संधि में इसका संधि विच्छेद मैंने आपको पढ़ाया भी था कि यदि मूर्धन्य सकार के बाद तय या थ वर्ण होते हैं तो क्रम से वो ट और ठ में बदल जाते हैं। इस शब्द का मैं संधि विच्छेद और लिख रहा हूं। इस शब्द का संधि विच्छेद यदि आपसे पूछा जाए तो इस शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों सस प्लस थी। क्या होता है दोस्तों? सस प्लस थी। अब परीक्षक पर निर्भर करता है कि जैसे चतुष्षष्ठी शब्द दे दे और आपको संधि विच्छेद क्या दे। या तो आपको यह विकल्प देगा चतु है धन षष्ठी, चतु है धन षष्ठी। यह विकल्प नहीं देगा तो इसका अच्छा विकल्प बनता है। वास्तव में प्रश्न ऐसा ही आना चाहिए। इसका जो वास्तविक विकल्प बनेगा वह क्या बनेगा? चतु है योग सस योग थी। ध्यान देना, पहला विच्छेद हो रहा है दोस्तों। यह पहला जो संधि विच्छेद हो रहा है, यहां हो रही है आपके कौन सी? विसर्ग संधि। कौन सी हो रही है? विसर्ग संधि। ध्यान दें, उ के बाद विसर्ग है और उसका योग मूर्धन्य सकार से हो रहा है। लेकिन जो ये दूसरा विच्छेद हो रहा है दोस्तों, यहां है कौन सी? व्यंजन संधि। अब मेरे कई मित्रों के जहन में प्रश्न आ गया, बिल्कुल आना चाहिए था। क्या सर, इसका परीक्षा में जवाब कौन सा करके आए? पहला सवाल, क्या अगर आपको ऐसा शब्द दिया जाता है और संधि पूछे मित्रों तो निश्चित रूप से आप केवल विसर्ग संधि ही चुन के आना।
कौन सी संधि ही चुन के आओगे? विसर्ग संधि ही चुन के आओगे। क्यों चुन के आओगे उसकी वजह भी बताऊंगा, उसके पहले कहानी आगे की और समझिए, फिर दोनों प्रश्नों का जवाब एक साथ होगा। पहले ही प्रश्न का जवाब मैं दे चुका, अगर ऐसा शब्द दे दिया जाता है निश्चित रूप से याद रख सकते हैं ऐसे शब्द को कि चतुष्षष्ठी शब्द आ जाता है और संधि का नाम पूछे तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। अब बात आ जाती है सर इसका विच्छेद कौन सा आएगा? या तो इन दोनों में से, पहली बात तो यह है कि इन दोनों में से आपको केवल एक विच्छेद मिलेगा। चतु है धन सस धन थी या चतु धन षष्ठी, इन दोनों में से केवल एक संधि विच्छेद देगा। और यदि दोनों दे दिए जाएं तो मित्रों यह वाला विच्छेद आपको टिक करके आना है। ऐसा क्यों हुआ इसका भी मैं आपको एक कारण बता देता हूं। दोस्तों देवनागरी लिपि का एक नियम होता है क्या, कि यह वाम लिपि है। वाम का मतलब बाईं दिशा से पढ़ी लिखी और बोले जाने वाली है। देवनागरी लिपि में लिखा हुआ कोई भी शब्द होता है तो उसे हम बाईं दिशा से पढ़ना आरंभ करते हैं, वाम दिशा से पढ़ना आरंभ करते हैं। दोस्तों वाम का मतलब क्या हुआ? बायां। और बायां किसका? हमारा बायां, शब्द का बायां। जैसे मेरा बायां इधर, तो इस शब्द को मैं इधर से पढ़ना आरंभ करूंगा। अब जिधर से आप पढ़ना आरंभ कर रहे हो बाईं दिशा से, जैसे ही हमने इस शब्द को पढ़ना आरंभ किया तो शब्द पहले जहां से टूटता है वहीं से तोड़ डाला। पहला विच्छेद मैंने विसर्ग से कर लिया, आगे मैंने देखा तो यह व्यंजन से भी टूट रहा था। अब बात आ गई कि मैं मानू कौन सा, तो पहला विच्छेद जो होता है वही संधि मानी जाती है। तो मेरे मित्र जिनके जहन में आ रहे थे कि सर दोनों ऑप्शन आ जाएं तो विसर्ग ही क्यों करें, उनको जवाब मिल चुका है क्या, कि पहले शब्द जहां से टूटता है उसे वहीं से तोड़ दीजिए। पहले शब्द जहां से टूटता है उसे वहीं से तोड़ दीजिए, वही संधि उसमें मानी जाएगी। इसके अलावा चाहे बाद में कितने ही विच्छेद होते रहें उनका कोई संधि प्रकार पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ विच्छेद पर प्रभाव पड़ता है। क्यों? संधि विच्छेद का मतलब यह होता है कि जहां जहां संधि के नियम से कोई शब्द टूटे उसके पूरे टुकड़े कीजिए, बिल्कुल उसके पूरे टुकड़े कीजिए। अक्टूबर 2013 तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जोधपुर जो जिला स्तर पर हुई थी, जोधपुर जिले के जो हिंदी के प्रश्न की बात कर रहा हूं दोस्तों ध्यान से समझना। अक्टूबर 2013 तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी विषय के जोधपुर से पेपर में हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको याद दिला देता हूं दोस्तों, शब्द आया था कौन सा? सच्चिदानंद। और इसके दो विकल्प दिए गए थे, दोनों सही थे दोस्तों। एक विकल्प आया था इसका सच्चित योग आनंद, और इसका एक विकल्प दिया गया था सत्य योग चित्त योग आनंद। वास्तविकता यह है दोस्तों क्या इसके दोनों ही विकल्प सही हैं। दोनों ही विच्छेद जो हो रहे हैं केवल व्यंजन संधि से हो रहे हैं। यह विच्छेद भी व्यंजन संधि का है, यह विच्छेद भी व्यंजन संधि का है और यह विच्छेद भी व्यंजन संधि का है। पेपर बनाने वाले ने प्रश्न व्यंजन संधि नहीं पूछी, उसमें क्या पूछा? सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और पहला ही विकल्प उस प्रश्न में, समान प्रश्न पत्र योजना थी, इस प्रश्न का पहला ही विकल्प यही दिया गया था, सच्चित योग आनंद। व्यंजन संधि का पहला नियम ध्यान दीजिएगा, व्यंजन संधि का पहला ही नियम कहता है क्या, कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद सघोष का योग हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। मैंने बिल्कुल ये नियम पढ़ाया है आपको, व्यंजन संधि का पहला ही नियम है। तो तय के बाद स्वर के रूप में सघोष मिल रहा है तो तय के स्थान पर क्या बन जाएगा दोस्तों? द। तो सच्ची और द में आ जोड़ेंगे तो क्या हो गया? दा। तो शब्द क्या बन गया? सच्चिदानंद, ये बनता है। लेकिन यहां पर भी यह बात आ गई है क्या, मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था तय और द का। नियम क्या पढ़ाया था? तय और दय का नियम। बिल्कुल नियम है कि तय या दय के बाद च वर्ण या छह वर्ण का योग हो तो तय या दय के स्थान पर भी च आदेश हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए तय या दय के बाद में हमें च वर्ण मिल रहा है तो यहाँ भी च बन जाता है, ये डबल च आ रहा है। अब बात आती है कि रिट लगाई विद्यार्थियों ने क्या, कि इसके दो विकल्प सही हैं तो हमें बोनस अंक प्रदान किया जाए। तो वहां पर से यही जवाब आया था, शब्द पहले जहां से टूटता है। आप यहां आए ही क्यों? आपको तो सच्चित शब्द का संधि विच्छेद मिल जाना चाहिए था। क्या होता है सच्चित का? सत्य योग चित्त होता है। क्या होता है? योग सत्य योग चित्त। इसके आगे आनंद जुड़ा हुआ है तो बाद की कहानी है। पहले शब्द जहां से टूट रहा था आपको उसे पहले वहीं से तोड़ देना चाहिए था दोस्तों, अर्थात अंतिम जवाब यही सही माना गया। अब आप समझ चुके होंगे कि जब दोनों विकल्प आ जाएं तो इसको क्यों चुनना है। बिल्कुल उदाहरण सहित बता रहा हूं, परीक्षा में आए हुए प्रश्न का भी मैंने आपके सामने जिक्र किया है ताकि यह बात आपके दिमाग में पूर्णतः स्थायी हो सके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों ताकि नियम नंबर 3 पढ़ सकें।
आगे बढ़ते हैं। ये था कौन सा? मूर्धन्य सकार का। अब बात करते हैं हम दंते सकार पे। कौन से पे? दंते सकार पे। नियम देखिए, नियम नंबर 3 कह सकते हैं मित्रों। नियम नंबर कौन सा? 3। क्या कह रहा है कि 11 में से किसी भी स्वर के साथ में क्या हो? विसर्ग हो। 11 में से किसी भी स्वर के साथ क्या हो मित्रों? बिल्कुल 11 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग तय, थ या से। ये कौन से हैं दोस्तों? दंते हैं। वेरी गुड। अरे भाभी आनंद आ रहा है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि हमें ये चीजें याद हो चुकी हैं। मैंने आपको बहुत पहले कह दिया था कि हर बात को इतनी बार दोहरा दूंगा कि आपके जहन में वो स्थायित्व प्राप्त कर लेगी। क्या? कि यदि 11 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग तय, थे या से, जो कि दंत्य वर्ग के हैं और एघोष वर्ण हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ऐसी स्थिति में क्या होता है? विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार आदेश होगा। कौन सा से आदेश होगा? दंत्य। क्यों? आगे वाला वर्ग दंत्य था, इसलिए हमने कह दिया क्या कि विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार आदेश हो जाता है। बहुत बहुत ही सरल नियम है। जैसे शब्द आ जाता है नमस्ते। हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा शब्द है नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आपका। अरे नमस्ते करना नहीं था मेरा मित्रों, उद्देश्य क्या है? उदाहरण समझाना था। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ध्यान इसका मतलब बराबर, बिल्कुल बराबर आपके मोबाइल स्क्रीन पे नहीं है, लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान नहीं है। अगर होता तो इस प्रकार का। हाँ चलो, अच्छी बात है, मान लिया आपने नमस्ते सुबह नहीं किया। आज के दिन का पहला नमस्कार हो रहा है, नमस्ते सभी को। अब वापस से अपने बिंदु पे आइए दोस्तों। इस नियम का उदाहरण बता रहा हूं। जैसे शब्द आ गया नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते शब्द आ गया। नियम क्या कह रहा है कि यदि 11 में से किसी भी स्वर के साथ क्या जुड़ा हुआ हो? विसर्ग जुड़ा हुआ हो। 11 में से किसी भी स्वर के साथ दोस्तों क्या जुड़ा हुआ है? विसर्ग जुड़ा हुआ है और उसका योग दंत्य एगोस वर्ण तय, थे या दंत्य सकार से होता है। दंत्य सकार से होता है तो ध्यान देना विसर्ग के स्थान पर, तो ध्यान देना विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार आदेश हो जाएगा। देखिए नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मुझे पता है से किसका बना है? विसर्ग का। तो वापस से क्या बना लेंगे? से का विसर्ग बना देंगे। तो प्रथम पद क्या रहेगा? नम है। से का बना दिया विसर्ग और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ते। क्या लिखा हुआ है? ते। ध्यान देना संस्कृत में ते का अर्थ होता है वे। नमः का मतलब वो पूजनीय है। सामने वाले को कहते हैं हम क्या कि ये मेरे लिए क्या है? पूजनीय है। नमस्ते शब्द का शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं दोस्तों। जब हम कारक पढ़ेंगे, जब हम कारक बिंदु पे चर्चा करेंगे, उस समय मैं फिर से इस शब्द का जिक्र करने वाला हूं। बहुत ही अच्छा शब्द है। अकेला ऐसा शब्द जो पूरे वाक्य का अर्थ रखता है और कारक का प्रकार बदल के रख देता है, ऐसा शब्द है नमस्ते शब्द। अपने आप में एक सार गर्भित शब्द है दोस्तों। इस शब्द पे विस्तार से चर्चा होगी जब हमारा बिंदु आएगा कौन सा? कारक। मैं फिर से आगे आने वाले टॉपिक का संकेत दे चुका हूं कि उस समय मैं इस बिंदु की चर्चा करूंगा। अभी हमें संधि के दृष्टिकोण से नमस्ते शब्द को पढ़ना है। तो हमें पता चल चुका क्या कि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? नमः योग ते होता है। क्या होता है दोस्तों? नमः योग ते होता है। मैं चाहूं तो क्या इसे ऐसा नहीं लिख सकते? मैं को स्वर रहित करेंगे तो मैं में जुड़ा हुआ ए बाहर आ जाएगा। बिल्कुल आ गया, क्योंकि मैं पूरा है, मैं में ए जुड़ा हुआ है। जैसे ही मैं को स्वर रहित अर्थात हल चिन्ह लगाया तो ए बाहर आ गया और ए के आगे क्या जुड़ा हुआ है? विसर्ग। और आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ते लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? ते लिखा हुआ है। अब समझिए, इसमें किसी भी स्वर के साथ विसर्ग है और उसका योग तय वर्ण से हो रहा है, उसका योग तय वर्ण से हो रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? दंत्य सकार आदेश हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? दंत्य सकार आदेश हो जाएगा। और इधर प्रथम पद के रूप में क्या लिखा हुआ है? न, मैं और मैं में जोड़ना है ए, और ए के बाद में क्या लिख दिया हमने? ए के बाद में हमने क्या लिख दिया दोस्तों? दंत्य सकार लिख दिया है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? ते। सबको जोड़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल सबको जोड़िए। तो आप क्या लिखोगे? देखो न का तो न, मैं में ए जोड़ेंगे तो ये मैं पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर ये से क्या है? आधा। आगे से इसको देखो स्वर नहीं मिल रहा, आगे से इसको स्वर नहीं मिल रहा, तो जाहिर सी बात है खड़ी पाई का वर्ण आधा लिख दिया। क्योंकि मैंने आपको बताई थी ये बात कि जब खड़ी पाई का कोई वर्ण हो और वह खड़ी पाई से पहले ही पूरा हो रहा है तो खड़ी पाई हटा के उसे आधा लिखा जा सका है। हमने भी क्या किया? उसे आधा लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ते लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ते लिखा हुआ है। तो ते का हम ते लिख देंगे। ते का हम दोस्तों यहाँ पर क्या लिख देंगे? ते लिख देंगे। नमस्ते से हमें वापस से क्या प्राप्त हो चुका है? नमस्ते प्राप्त हो चुका। अर्थात कह सकते हैं क्या कि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग तय, थे या तालव्य से वर्ण से होता है, सॉरी दंत्य से वर्ण से होता है, तो विसर्ग के स्थान पर भी दंत्य सकार आदेश हो जाएगा। और उदाहरणों की बात करता हूं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखेंगे इसमें।
जैसे एक शब्द आता है दोस्तों चंद्रस्तम, चंद्र है योग तम, चंद्र का मतलब क्या होता है चंद्रमा, तम का मतलब अंधकार। ये से किस में बदल जाएगा दोस्तों विसर्ग में। चाहो तो इसका विच्छेद लिख लेता हूं, ये लो जी, आपके मन की मुराद पूरी हो रही है धीरे धीरे। चंद्र है योग तम अर्थात चंद्रस्तम। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, चंद्र है योग तम। एक और शब्द आएगा जैसे अंतस्थल आता है, अंतस्थल, अंतस्थल, अंतस्थल का क्या होगा दोस्तों, अंत है योग तल। अंतस्थल का क्या होता है दोस्तों, अंत है योग तल होता है। क्या होता है दोस्तों, अंत है योग तल होता है। एक आता है बहुत अच्छा शब्द आता है निस्वार्थ, निस्वार्थ, इसमें दो बार से आएगा दोनों, और दोनों के दोनों से ही क्या होते हैं, स्वर रहित होते हैं दोस्तों। इसका विच्छेद होता है नी है योग स्वार्थ। क्या होता है दोस्तों इसका विच्छेद, नी है योग स्वार्थ, यानी कि निस्वार्थ। दो बार से, क्यों, क्योंकि प्रथम से आया है विसर्ग का विकारी रूप, विसर्ग का बदलाव, और आगे वाला से स्वर रहित लिखा हुआ था, अर्थात शब्द क्या हो गया, निस्वार्थ हो गया दोस्तों। क्या हो गया, निस्वार्थ हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझना है इसको दोस्तों, अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं। चलो आप फिर मुझे एक भी बता देना, आप मुझे बताना, शब्द आ जाए जैसे नमस्कार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। हाँ, समझ चुके हैं आप, क्या, नमः योगकार, नमः योगकार होगा। अब हम इस नियम को यहाँ शामिल क्यों नहीं कर रहे, इस शब्द को इस नियम में शामिल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय थे और से होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये प्रथम वर्ण कै वर्ण आ रहा है, इस नियम के अनुसार इस शब्द को हम सही नहीं लिख सकते या व्यवस्थित नहीं बैठ रहा, अतः कहा जा सकता है क्या, कि ये इस नियम के अनुसार अपवाद में गिना जाएगा। बिल्कुल, इस प्रकार के बहुत सारे अपवादों की हम बात करेंगे अगले वाले नियम के ठीक बाद में, अभी आपको इसे उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपको इसे उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार से और शब्द आते हैं, जैसे मैं लिखूं दुस्साहस, शब्द लिख दूं जैसे दोस्तों दुस्साहस, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, दु है धन साहस। क्या हो जाएगा, दु है धन साहस हो जाएगा। और शब्दों की जैसे बात करूं, जैसे शब्द आता है दुस्वप्न, दुस्वप्न दोस्तों बहुत अच्छा शब्द है, दुस्वप्न, बुरा सपना जिसको बोला जाता है, दु है योग स्वप्न बोल सकते हैं, बुरा सपना जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों। अर्थात हमें पता चल चुका नियम नंबर 3 में क्या, कि यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग दंत्य एगोश वर्ण तय थे या दंत्य शकार से होता है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य शकार आदेश हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों ताकि आगे बढ़ सकें। स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 पे, ध्यान दीजिएगा। अभी हमें पता चल चुका क्या, कि तालव्य वर्ण यदि विसर्ग के साथ योग कर रहे हैं तो तालव्य सकार बनाया। देखो एक बार वापस से इस चीज को अलग से समझिए इसको। अभी हमने क्या पढ़ा, कि यदि विसर्ग के बाद तालव्य वर्ण हो तो तालव्य सकार बना लिया, यदि विसर्ग के बाद मूर्धन्य वर्ण हो तो मूर्धन्य सकार बना लिया। फिर हमने जाना क्या, कि यदि दंत्य वर्ण हो तो दंत्य सकार बना लिया। अब बात आती है किसकी, कंठ्य और ओष्ठ्य वर्णों की। और हमें यह भी पता है कि कंठ्य और ओष्ठ्य तो कोई से होता ही नहीं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 नियम बनाएंगे। किस किस के, एक तो बनेगा मूर्धन्य सकार का और एक आएगा मित्रों अभी अभी मैंने आपको बताया प्रकृति भाव की संधि का। तो पहले हम बात करते हैं मूर्धन्य सकार की। हमारा जो नियम होगा वह होगा नियम नंबर 4। नियम नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 4। नियम क्या है, सुनना, ए आ के अलावा स्वर, ए आ के अलावा स्वर। अर्थात यहां पर मैं कितने स्वरों का जिक्र कर रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर कितने स्वर हैं, 9। ए और आ के अलावा स्वर अर्थात कितने हो गए, 9 हो गए। इन 2 के अलावा हैं, ए और आ के अलावा होना चाहिए, इन 2 के अलावा कोई भी होना चाहिए। और उसका योग होना चाहिए मित्रों किससे, कै खे। ये कंठ्य वर्ग के एगोस आ चुके हैं, पे और फे, ये ओष्ठ्य वर्ग के एगोस आ चुके हैं। इसमें 1-2 शब्द आपको मैं वर्ण के भी मिलेंगे दोस्तों, उसको भी मैं समाहित कर लेता हूं। मैं भी योग करेगा, ए और आ के अलावा किसी स्वर के साथ विसर्ग होगा और उसमें मैं का योग भी होगा। 2-3 शब्द आएंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो ऐसी स्थिति यदि हमें मिलती है तो इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होता है दोस्तों। कौन सा आदेश होता है, मूर्धन्य सक बना देंगे। कौन सा सकार आदेश होगा दोस्तों,
मूर्धन्य सकार आदेश होता है। कौन सा सकार आदेश होता है दोस्तों? मूर्धन्य सकार आदेश होता है। तो पूरा नियम आराम से सुनिए। नियम क्या है दोस्तों कि यदि ए और आ के बाद ए और आ के अलावा किसी भी स्वर के साथ, ए और आ के अलावा का मतलब कितने स्वर हो गए? 9। तो ए और आ के अलावा 9 स्वरों के साथ कोई भी स्वर है और उसके साथ विसर्ग हो, उसका योग कै खे पे फे और मै वर्ण से होता है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण आता है, इसका शब्द पढ़ा है हमने क्या? आविष्कार। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा शब्द लिया है, आविष्कार। बताइए मित्रों, आविष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए दोस्तों, आविष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आवी है, क्योंकि हमें पता है मूर्धन्य सकार किसका बना? विसर्ग का। मूर्धन्य सकार किसका बना? विसर्ग का। तो वापस से विसर्ग को किस में बदल देंगे? मूर्धन्य सकार में। तो ध्यान दीजिएगा, मूर्धन्य सकार का क्या बना देंगे? विसर्ग बना देंगे। तो ये मूर्धन्य सकार वापस से विसर्ग में परिवर्तित हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? कार। तो आविष्कार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? आवी है धनकार, आवी है प्लस कार, आवी है योग कार। आगे और समझो इसको। जैसे मैं इसको लिखना चाहूं तो कह सकता हूं कि नहीं, आ प्रथम पद का अंतिम वर्ण बाहर चाहिए ना, तो हम लिख देंगे आ और वे को स्वर रहित करोगे तो इसमें जुड़ा हुआ छोटी ई बाहर, उसके आगे क्या जोड़ा? विसर्ग। और आगे क्या लिखा हुआ है मित्रों? का और रे। यहां तक की बात समझ में आई? नियम क्या कह रहा है? ए और आ के अलावा स्वर होना चाहिए। देखो, ए और आ के अलावा स्वर मिला, उसके साथ विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग मिल गया। आगे कै खे पे फे या मैं, इन पांचों में से कोई सा भी वर्ण आए, हमें कै वर्ण मिल गया। तो विसर्ग के स्थान पर क्या बना लेंगे दोस्तों? मूर्धन्य सकार बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्तों? मूर्धन्य सकार बना देंगे। अब मूर्धन्य सकार बना दिया तो हमारी पूरी पंक्ति क्या हो जाएगी? देखो, ए आ वे, उसके बाद में जुड़ा हुआ है ई, मूर्धन्य सकार और कार का कार, सबको जोड़ो। देखो, आ वे में छोटी जोड़ेंगे तो वी, मूर्धन्य सकार आधा है, ये लो जी आधा मूर्धन्य सकार। आगे क्या जोड़ना है? कार्य। आविष्कार का दोस्तों क्या लिखा गया? आविष्कार लिखा गया। अर्थात हम कह सकते हैं, बिल्कुल नियम के अनुसार कह सकते हैं क्या, कि यदि ए आ के अलावा किसी स्वर के साथ, यदि ए आ के अलावा स्वर के साथ विसर्ग हो, उसका योग कै खे पे फे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पे फे और मैं का उदाहरण भी बताऊंगा अभी आपको दोस्तों। धैर्य रखिए, आराम से सुनिए, बहुत अच्छे से मजा आ रहा है आज की क्लास में। आराम से सुनो इसको, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है ये चीजें। क्यों? बहुत ज्यादा सरल बना लिया है हमने। प्रारंभ के दो चार्ट पढ़े हैं हमने, एगोस और सेगोस। वास्तविकता तो यही है, वास्तविकता तो यही है दोस्तों, क्या कि पूरी संधि के फॉर्मूले तो हमें वहीं पता चल चुके थे। अब हम इसे विस्तार दे रहे हैं किसके साथ? हर एक नियम को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है आप लोगों के सामने, ताकि ये स्थायित्व प्राप्त कर सकें। तो आविष्कार का संधि विच्छेद क्या हो गया दोस्तों? आवी है योग कार। अब हमें नियम के अनुसार पता चला कि यदि ए आ के अलावा स्वर है, यहां पर लघु ई है, ए आ के अलावा मिला तो विसर्ग का क्या बना लिया? मूर्धन्य सकार बना लिया। और लिख रहा हूं, जैसे शब्द आ जाए आविष्कृत, शब्द आ जाए दोस्तों क्या? आविष्कृत। शब्द आता है दोस्तों दुष्कर। आविष्कृत का क्या होगा? आवी है धन कृत। इसका विच्छेद क्या होगा मित्रों? मैं लिख देता हूं, आवी है योग कृत। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? दु है प्लस कर। एक और शब्द आता है दोस्तों, बुरे क्रम के लिए कहते हैं दुष्कर्म। बिल्कुल, दु है प्लस कर्म, बुरे कार्य। और देखना, इसके लिए बता रहा हूं पैवर्ण का। जैसे आता है दोस्तों चतुष्पथ, चार रास्ते, चतु है प्लस पथ, चतुष्पथ। इसका विच्छेद होगा दोस्तों, चतु है योग पथ। हाँ, फे का भी लिख सकते हैं। जैसे एक आता है चतुष्फल, चतु है योग फल, चतु है योग फल। आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इस मैं के उदाहरणों की मैं बात कर रहा था, एक शब्द आता है आयुष्मान। इसका विच्छेद होगा आयु है प्लस मान। सेम इसी नियम से टूट रहा है ये। देखो, ए आ के अलावा कोई स्वर है
और उसके बाद में मैवर्ण आ रहा है और विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार बन रहा है, बिल्कुल मूर्धन्य सकार। इसी का विलोम आता है आयुष्मती। क्या आता है दोस्तों? आयुष्मती। आयु है प्लस मति, आयु है प्लस मति। तो इस प्रकार हमें पता चला क्या कि यदि ए आ के अलावा किसी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग कै खे, कै खे, पे फे और मैवर्ण से होता है तो विसर्ग के स्थान पर दोस्तों मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर दोस्तों क्या आदेश हो जाता है? मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। अब यहां से आगे वाले बिल्कुल स्क्रीनशॉट अभी नहीं लेना है, पहले सुनिए, स्क्रीनशॉट का अभी समय है। अभी हमें क्या देखना है? इस नियम से जो अगला नियम निकलेगा मैं उसका संकेत दे रहा हूं दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला नियम क्या आएगा? देखो, हमें जोड़ना है 11 स्वरों के साथ विसर्ग, और यहां पर मैं कितनों के साथ जोड़ रहा हूं? 9 के साथ। तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा है, हमारे दिमाग में दोस्तों एक वो प्रश्न आ रहा है, वह क्या आ रहा है कि यदि ए आ के अलावा होंगे तो हम विसर्ग का मूर्धन्य सकार बनाएंगे। विसर्ग का क्या बनाएंगे दोस्तों? मूर्धन्य सकार बना लेंगे। विसर्ग का क्या बना लेंगे दोस्तों? मूर्धन्य सकार बना लेंगे। ये चीज समझना कि यदि ए आ के अलावा अर्थात 9 में से कोई सा भी स्वर है और उसके साथ विसर्ग हो और योग इन चारों वर्णों से होता है तो आप मूर्धन्य सकार बनाओगे। तो प्रश्न क्या उठता है? सुनना कि यदि ए और आ के अलावा तो आए तो मूर्धन्य सकार बनाया, लेकिन यदि ए और आ ही आ जाए और उनके साथ ही क्या जुड़ा हुआ हो? विसर्ग हो, और योग में ये चारों वर्ण लिख दिए जाएं, योग में ये चारों वर्ण लिख दिए जाएं, क्या? कै खे पे और फे। अब यहां मैं कि हम चर्चा नहीं करेंगे, एगोस की बात कर रहे हैं। सुनना ध्यान से दोस्तों, आगे वाले नियम का मैं संकेत दे रहा हूं कि मैंने अगला नियम क्यों निकाला, क्यों बनाया। वजह सुनिए, हमने जाना है कि विसर्ग से पहले सदैव कितने वर्ण होते हैं? 11। विसर्ग से पहले सदैव कितने होंगे? 11। लेकिन यहां पर मैं कितनों की चर्चा कर रहा हूं? केवल 9 की। कितनों की चर्चा कर रहा हूं दोस्तों? केवल 9 की। तो नियम क्या कह रहा है कि यदि ए आ के अलावा 9 होंगे तो आप विसर्ग का मूर्धन्य सकार बनाओगे, लेकिन 9 के अलावा जो 2 रह गए, 2 आ जाए तो आप क्या करोगे? ये वाली स्थिति आएगी अगली। इसके पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। तो हम बात करते हैं अगले नियम पे। क्या अगला नियम यहीं से निकला? नियम नंबर 5 इसको हम कह सकते हैं मित्रों। नियम नंबर 5 हम इसे कह सकते हैं क्या कि यदि ए आ के साथ ही क्या हो? विसर्ग हो। यदि ए और आ के साथ ही क्या हो? विसर्ग हो और उसका योग कै खे पे और फे से होता है, कै खे पे और फे से होता है, तो क्या करेंगे दोस्तों? यही तो है प्रकृति भाव की संधि। यही तो दोस्तों क्या कहलाती है? प्रकृति भाव की संधि कहलाती है। यह क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकृति भाव की संधि कहलाती है। अर्थात जो जैसा है उसे वैसा ही रखेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज। जो जैसे हैं उसे वैसे ही तोड़ेंगे, वैसे ही जोड़ेंगे। अर्थात योग का चिन्ह लगा दिया और विच्छेद करने के लिए तथा संयुक्त पद बनाने के लिए योग के चिन्ह को हटा देंगे। अब इसके सामने इस नियम के जो उदाहरण मैं बताने वाला हूं, यहां से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। शब्द शुद्धि के तथ्य निकाल के आएंगे यहां से दोस्तों। ये अलग से नियम नहीं है। आपके जहन में एक चीज और आ रही है, बिल्कुल ये सवाल आना जरूरी भी था कि सर संधि में तो योग होता है तो बदलाव होता है, अगर आप यहाँ कोई बदलाव नहीं कर रहे, अगर यहाँ पर आप कोई बदलाव नहीं कर रहे तो इसे संधि के नियमों में गिना क्यों गया? मित्रों ये उपनियम है, क्योंकि हमें 11 के साथ में योग करना था, इन 4 का 11 वर्णों के साथ जोड़ना था। 9 में बदलाव हो रहा है और 2 में बदलाव नहीं हो रहा, तो उन 9 के अलावा जो बचे हुए 2 थे उन्हें स्पष्ट करने के लिए इसे एक अलग से नाम दिया गया दोस्तों, और वह नाम आपके सामने आ गया है। कौन सा? प्रकृति भाव। अब लिख रहा हूं इसके उदाहरण। जैसे शब्द आता है मित्रों, क्या? प्रातः काल। सबसे पहला तथ्य क्या हम यह समझ बैठते हैं कि ये 2 शब्द हैं, ये 2 शब्द हैं कि प्रातः अलग है और काल अलग है। मित्रों यह ध्यान रखना, ये पूरा शब्द एक ही है, ये पूरा शब्द एक ही है। प्रातः और काल अलग अलग नहीं है, ये एक ही शब्द है। फिर आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न उठता है, सर अगर ये एक ही है तो आपने इसको लाइन को तोड़ तोड़ के क्यों लिख रहे हो? यहाँ पर ये लाइन तोड़ी हुई क्यों है? इसकी वजह है, सुनिए दोस्तों, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर की तरफ घुंडी आ रही है। ऊपर की तरफ घुंडी वाले वर्ण बता देता हूं आपको। देखो कौन कौन से वर्ण हैं। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है ध्यान रखने की। तय वर्ग का चौथा वर्ण धनुष वाला ध, उसके बाद में आता है पे वर्ग का चौथा वर्ण भय,
समझना दोस्तों, तय वर्ग का दूसरा वर्ण आता है एक थ, एक आता है तालव्य शकार श, एक आता है दोस्तों संयुक्त अक्षर श्रेय, एक आता है संयुक्त अक्षर क्षय। हाँ बिल्कुल दोस्तों, अच्छे अच्छे शब्द हैं, ये वर्ण हैं। एक आता है आपके कौन सा, विसर्ग। इनमें एक देखो ध्यान से समझना, ये घुंडी है ऊपर, ये क्या लगी हुई है सभी में दोस्तों, ये घुंडी लगी हुई है, ये गोल। नियम क्या है, वर्तनी शुद्धि का बता रहा हूं। नियम क्या है जो वर्तनी शुद्धि बयां करती है, हम उसकी बात करते हैं। नियम क्या है सुनिए, कि वे वर्ण जिनके ऊपर यह घुंडी या बिंदी की तरह हम आकृति बनाते हैं, जिन्हें ऊपर यह घुंडी लगाकर लिखा जाता है दोस्तों, इन्हें कभी सिरोरेखा से काटा नहीं जा सकता। सिरोरेखा तो जानते हैं, किसी भी वर्ण के सिर के ऊपर खींची जाने वाली लाइन, जैसे हमें लिखना हो कमल, हमें क्या लिखना हो, कमल, तो ये जो लाइन लिख रहे हैं ऊपर, जो लाइन खींच रहे हैं, इसे कहा जाता है मित्रों सिरोरेखा। क्या कहा जाता है दोस्तों, सिरोरेखा। ये अलग तथ्य है, सुनना इसको। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सिरोरेखा कहा जाता है। नियम क्या है मेरा, वे नियम सुनो, कि वे वर्ण जिनके ऊपर यह घुंडी आ रही है, तो घुंडी वाले वर्णों के ऊपर से सिरोरेखा नहीं गुजरती, ऊपर से सिरोरेखा नहीं गुजरती। यदि ऐसा कर लिया गया, यदि ऐसा कर लिया गया, तो आपके ये शब्द क्या हो जाएंगे, शुद्ध नहीं रहेंगे, वर्तनीगत दृष्टि से अशुद्ध माने जाएंगे। दोस्तों ये वर्तनीगत दृष्टि से क्या माने जाएंगे, अशुद्ध माने जाएंगे। मेरा कहने का आशय यह है कि ऊपर घुंडी वाले वर्णों के सिरोरेखा नहीं गुजरती, और विसर्ग भी उनमें एक है, विसर्ग के ऊपर से भी सिरोरेखा नहीं गुजरती, इसलिए मैंने यहाँ पर इस लाइन को तोड़ा है। यह बात मेरे विद्वान मित्रों आपके समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ विसर्ग की जो ऊपर वाली बिंदी है, इस बिंदु के ऊपर से कभी सिरोरेखा नहीं गुजर सकती, इसीलिए हम इन्हें लाइन तोड़कर लिखते हैं। और हम इसी भ्रमवश, इसी भ्रम की वजह से क्या समझ बैठते हैं, इन्हें अलग अलग शब्द समझ बैठते हैं, जबकि ये दोनों शब्द एक ही हैं। बहुत अच्छे से ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके आगे की, जो हमारे संधि से संदर्भित है। अभी जो अन्य बात, साइड की बात, जो अन्य तथ्य हमने जाना, इसकी बात हम नहीं करेंगे, हटा देता हूं। देखिए अब सबसे पहली बात, क्या प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो प्रातः काल का संधि विच्छेद होता है प्रातः प्लस काल। मैंने कहा था विसर्ग के बाद में जो जैसा है वो वैसा, और विसर्ग से पहले भी जो जैसा है उसे वैसा ही लिख देंगे। इसे मैं और आगे विच्छेदित करना चाहूं तो देखो, जैसे ही तय को स्वर रहित किया तो क्या निकल के आया दोस्तों, ए। तय में क्या जुड़ा हुआ है, ए, और ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है मित्रों, विसर्ग जुड़ा हुआ है। इधर क्या है, का, और का के बाद में क्या है दोस्तों, ले वर्ण लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण बात जो तथ्य समझने का है वो क्या है, यहाँ पर देखिए, ए के साथ विसर्ग हो या आ के साथ विसर्ग हो, ए या आ के साथ विसर्ग हो, और योग इन चारों में से किसी भी वर्ण के साथ होता है, योग इन चारों वर्णों में किसी के भी साथ होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि जब ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग कै वर्ण से हो रहा है, तो इसे प्रकृति भाव की संधि कहा जाता है। मतलब जो शब्द जैसे थे उसे वैसे ही लिख देंगे, तो वैसे ही लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, न तो आदेश कर सकते हैं, न आगम कर सकते हैं, न लोप कर सकते हैं। आदेश का मतलब बदलना, आगम का मतलब नया वर्ण लिखना, लोप का मतलब हटाना, और जब तीनों ही बदलाव न हो, जब तीनों ही बदलाव न हो तो उसे कहा जाता है मित्रों क्या, प्रकृति भाव। जो जैसा है उसे पुनः वैसे ही जोड़ देंगे, तो वैसा का वैसा जोड़ेंगे तो प्रा का तो प्रा, तय में जोड़ेंगे तो तय पूरा, ऊपर उसके आगे विसर्ग, और आगे क्या लिखा हुआ है, काल, तो ये लो जी काल। समझ में आया, प्रकृति भाव का मतलब जैसा है वैसा ही लिख दिया। विच्छेद करना है, बीच में जोड़ का चिन्ह, संयुक्त बनाना है, जोड़ के चिन्ह को हटा देंगे, बस इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं करना। ये क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकृति भाव की संधि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकृति भाव की संधि कहलाती है। अब हमें यहाँ पर इस नियम से संबंधित जो दो बातें जानने की थी वो क्या थी। एक तो हमें पता चल चुका कि ये दोनों शब्द एक होते हैं। इसके अलावा इसी शब्द के और इसी नियम के और उदाहरण देखो, शब्द आता है रजह कण। हाँ बिल्कुल, अब इसका विच्छेद भी यदि आपसे पूछे तो इसका विच्छेद यही करना है, क्या, रजह योग कण। शब्द आता है क्या, अंतःपुर।
विच्छेद क्या हो जाएगा मित्रों, अंतः प्लस पुर, अंतः प्लस पुर हो जाएगा। बात आ जाती है क्या, अंतःकरण। तो विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतः प्लस करण हो जाएगा। जैसे आता है व्यय क्रम, विच्छेद क्या हो जाएगा मित्रों, व्यय है प्लस क्रम, तपह पूत, तो संयुक्त पद क्या बनेगा, तपह पूत। एक बहुत अच्छा शब्द, हम सभी मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे माता जी, हे देवी माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। और फिर हम दुखी भी हो जाते हैं कि मैं लगातार 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक मंदिर में जाता रहा हूं, लेकिन आज तक मेरी मनोकामना पूर्ण ही नहीं हुई। कैसे होंगी? आपने अपने लिए मांगा क्या है दोस्तों? मनोकामना तो कोई शब्द ही नहीं है। आश्चर्यचकित करने वाली बात बता रहा हूं दोस्तों, आज से समझ लेना, मनोकामना कोई शब्द है ही नहीं। ये शब्द तो भगवान के ही समझ में नहीं आता कि मनोकामना पूर्ण करूं, पर ये पूर्ण करने के लिए कह तो रहा है, पर ये मनोकामना होती क्या है दोस्तों? मनोकामना कोई शब्द नहीं होता, हम इसको अशुद्ध बोलते हैं। मनोकामना कोई शब्द नहीं होता, जो सही रूप होता है वह होता है दोस्तों मन है कामना। ध्यान देना दोस्तों, यहां से आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, मन है कामना होता है और इसका विच्छेद क्या होता है, मन है प्लस कामना। विच्छेद क्या होता है दोस्तों, मन है प्लस कामना। क्योंकि न में क्या जुड़ा हुआ है, ए के साथ जुड़ा हुआ है विसर्ग और आगे क्या है, कै। जब ए या आ के साथ विसर्ग हो और आगे कै आ जाता है, क्या आ जाता है, कै आ जाता है दोस्तों, तो शब्द में प्रकृति भाव होगा। अर्थात आज से आप मंदिर में जाकर के ये कहना कि मेरी मन है कामना पूर्ण करो, न कि मनोकामना। मनोकामना शब्द वर्तनी की दृष्टि से, मनोकामना शब्द वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों अशुद्ध है। मनोकामना शब्द दोस्तों वृत्ति की दृष्टि से अशुद्ध है। बहुत अनछुआ तथ्य बताया है मैंने आपको। 2 बातें इसमें जानी है, कौन कौन सी? कि प्रातः काल शब्द 2 नहीं 1 होता है। प्रातः काल पूरा शब्द एक ही होता है। प्रकृति भाव विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। दूसरी बात हमें पता चल चुकी, क्या? कि मनोकामना कोई शब्द नहीं, ये क्या है, मन है कामना होता है मित्रों। क्या होता है दोस्तों, मन है कामना होता है। अब मैं कुछ तथ्य की चर्चा और करने वाला हूं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, अभी नहीं लेना है। इसी नियम से जुड़ती 4 बातें अभी हमें जाननी है, वो बातें और सुनिए क्या क्या है। सुनिए दोस्तों, शब्द लिख रहा हूं मैं। अब कौन सा शब्द आ जाता है, नमस्कार। शब्द आ जाता है दोस्तों पुरस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझने की चीज है दोस्तों, ये समझने की चीज है दोस्तों। बहुत अच्छे से इसको समझिए, बहुत अच्छे से इसको समझिए। शब्द क्या है सुनना, नमस्कार का संधि विच्छेद होता है नमः, नमः योगकार। नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, नमः योगकार। और पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, पुरः योगकार। यहां पर 2 अलग अलग तथ्य हैं। पहली बात मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, क्या ये इस नियम के अनुसार विच्छेदित नहीं हो रहे दोस्तों? देखिए यहां पर ए या आ के बाद विसर्ग हो और उसका योग कै खे पे फे से होता है। यहां पर में क्या जुड़ा हुआ है मित्रों, ए जुड़ा हुआ है। देखो ए जुड़ा हुआ है, ए के साथ विसर्ग है, बिल्कुल ए के साथ विसर्ग है। आगे वाला वर्ण क्या आ रहा है, कै। आगे वाला वर्ण क्या रहा है, कै। और ऐसी स्थिति में दोस्तों प्रकृति भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रकृति भाव होना चाहिए। चलो आप प्रकृति भाव नहीं करते तो विसर्ग के बाद कै खे और पे फे के योग में मूर्धन्य सकार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं दोस्तों, मूर्धन्य सकार बनाते हैं। लेकिन यहां तो मैंने बिल्कुल पूरा ही तख्ता पलट कर दिया। क्या कर दिया, न तो मैंने इसको प्रकृति भाव में गिना है और न ही मैंने इसको मूर्धन्य सकार में गिना। मैंने यहां पर दंत्य सकार लिख दिया दोस्तों। क्या लिख दिया, दंत्य सकार लिख दिया। यही इस दूसरे शब्द में लागू हो रहा है। देखो रे में क्या जुड़ा हुआ है, ए, और आगे विसर्ग के साथ में क्या जुड़ रहा है, कै। ए के साथ विसर्ग के साथ क्या आ रहा है, कै। नियम ये भी प्रकृति भाव का होना चाहिए। प्रकृति भाव में नहीं गिनो तो मूर्धन्य सकार में लेते, लेकिन यहां भी मैंने दोस्तों कौन सा लिख दिया, दंत्य सकार। अर्थात ये दोनों शब्द ध्यान देना मेरे मित्रों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ये दोनों के दोनों शब्द ही इस नियम के क्या है दोस्तों, अपवाद हैं। बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना इस चीज को। और इसको हाईलाइट करने की वजह यह है, अब की बार
जो करंट में हाल ही में जो लग चुकी परीक्षा है 2017 में, बिल्कुल 2017 में अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा रिट जिसे कहा जाता है, उसमें हिंदी भाषा प्रथम के रूप में द्वितीय लेवल वाले विद्यार्थियों के सामने एक प्रश्न आया था जिसके एक विकल्प में नमस्कार शब्द लिखा हुआ था। मित्रों ध्यान देना, यह प्रश्न का सही उत्तर नहीं था, लेकिन जो 3 गलत विकल्प होते हैं वहां उन 3 में एक स्थान इसे भी दे दिया गया। अर्थात मेरा कहने का आशय यह है कि अपवाद पूछा नहीं गया है, लेकिन विकल्पों में स्थान पाने लग गए हैं। इन्हें नजरअंदाज नहीं करना, इनका भी जरा हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से शब्द हैं? नमस्कार और पुरस्कार। ये नमस्ते शब्द से जुड़ते हुए दिखते हैं, इसलिए कहीं गलती न कर बैठो। लेकिन हाँ, यदि आपसे पूछा अपवाद हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपसे पूछे नमस्कार शब्द में कौन सी संधि होगी? विसर्ग होगी। देखो विसर्ग हो रहा है। यदि आपको पूछे विच्छेद क्या होगा, तो ये इसका विच्छेद होगा। और कौन से नियम के तहत ये अपवाद बने, तो इस नियम का अपवाद जो है उस नियम का भी मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया? मैंने उस नियम का जिक्र कर दिया है दोस्तों। तो यह था अब तक का हमारा कौन सा? विसर्ग के साथ अघोष का योग। केवल विसर्ग के साथ किसका योग? अघोष का योग। हम सहघोष का योग सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसके पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आपको एक इसी से जुड़ती हुई अलग बात बताऊं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, स्क्रीनशॉट लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न एक अलग तरीके से और पूछा जाता है दोस्तों। हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार जरा ध्यान देना, मेरे साथ के साथ आप भी दोहरान करेंगे। क्या देखा है मैंने कि 11 स्वरों के साथ अघोष का मुझे योग कराना था। 11 के साथ मेरे को अघोष का योग कराना था, और अघोष के योग में मुझे पता चला क्या कि यदि तालव्य वर्ण होते हैं तो तालव्य सकार बनाऊंगा। कौन सा सकार बनाऊंगा दोस्तों? तालव्य सकार बनाऊंगा। अब मैं यहां से आपको एक एक शब्द हाईलाइट करवाते जा रहा हूं। कौन सा? निश्वास। ध्यान देना मित्रों, शब्द ले रहा हूं मैं कौन सा? निश्वास। अभी इन शब्दों का मैं उल्लेख करूंगा, बिल्कुल उल्लेख करूंगा। शब्द ले रहा हूं कौन सा दोस्तों? यहां से मैं निश्वास ले रहा हूं। शब्द क्या, नियम क्या है कि यदि तालव्य सकार या तालव्य वर्ण जो हैं अघोष के रूप में विसर्ग के साथ योग कर रहे हैं, तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हुआ। आगे बढ़ो। यदि विसर्ग के साथ मूर्धन्य वर्ण योग करते हो, कौन से वर्ण योग करते हो? मूर्धन्य वर्ण योग करते हो, तो यहां पर कौन सा सकार आदेश होगा? मूर्धन्य सकार। और यदि दंत्य वर्ण योग करते हो तो कौन सा होगा? दंत्य सकार। कौन सा होगा? दंत्य सकार। इसके बाद हमने जाना क्या कि यदि ए आ के अलावा नौ में से ए आ के अलावा कोई से भी 9 में से स्वर के साथ विसर्ग का योग हो और आगे कैक है और पैफ है वर्ण योग करते हैं, तो क्या बनेगा? मूर्धन्य सकार। क्या बनेगा? मूर्धन्य सकार। यहां से मैं इस शब्द को हाईलाइट कर रहा हूं दोस्तों। कौन सा शब्द हाईलाइट कर लिया है मैंने? दुष्कर शब्द हाईलाइट कर लिया है। अब उसके बाद हमने एक नियम पढ़ा है प्रकृति भाव का। अब जो आज का अंतिम तथ्य की मैं चर्चा करने वाला हूं वह क्या है, सुनिए। पहला जो शब्द मैंने आपसे अंडरलाइन करवाया था वह कौन सा था दोस्तों? निश्वास। कौन सा शब्द था? निश्वास। एक शब्द जो हमने रेखांकित किया है दोस्तों वह कौन सा है? दुष्कर। कौन सा है? दुष्कर। और एक शब्द जो मैं लिख रहा हूं जिसकी हमने चर्चा की है दोस्तों, दुस्साहस। शब्द कौन सा है दोस्तों? दुस्साहस। हमें यह पता है कि इसमें विच्छेद क्या हो रहा है? निह योग श्वास। क्या हो रहा है दोस्तों? निह योग श्वास। यहां पर क्या हो रहा है? दुह योग कर। और इसका विच्छेद हमें पता है क्या है दोस्तों? दुह प्लस साहस। इसका विच्छेद क्या है दोस्तों? दुह प्लस साहस है। क्या है इसका विच्छेद? दुह योग साहस है। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों वह क्या है? ये तीनों के तीनों शब्द दे दिए जाएं, ये तीनों के तीनों शब्द दे दिए जाएं, या इन 3 में से कोई एक शब्द दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए, संधि नहीं, संधि का विच्छेद नहीं, सवाल क्या पूछ रहा है? दिए गए शब्द में उपसर्ग बताइए। दिए गए शब्द में उपसर्ग बताइए, और दिए गए शब्द में क्या बताइए? उपसर्ग बताइए। ये चीज मैं क्यों ले रहा हूं दोस्तों? मुझे पता है हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मुझे पता है हम बहुत अच्छे विषय सामग्री का भी चयन करते हैं, लेकिन बहुत बार सही मार्गदर्शक के अभाव में भी हम उचित मंजिल तक नहीं पहुंच पाते मित्रों। बिल्कुल बिल्कुल उचित मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तरीका सही था,
सामग्री सही थी, मार्गदर्शक के अभाव में हम पीछे रह गए। तो मैं बता रहा हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारा उद्देश्य कोई एक बिंदु पढ़ना नहीं होना चाहिए। हम पूरी हिंदी व्याकरण को जोड़कर पढ़ेंगे, को रिलेटेड करके पढ़ेंगे। अंतर संबंध जो इन टॉपिकों में पाए जाते हैं, मैं उन सभी बिंदुओं की बात कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर ये तीनों ही शब्द आपके सामने आ गए। अब जैसे मैं कहूं निस्वास शब्द आपको दे दिया जाए और आपसे पूछे उपसर्ग क्या है, और देखो हमें यह भी पता है कि यह विसर्ग कौन से में बदल रहा है, तालव्य सकार में। कौन से में बदल रहा है, तालव्य सकार में। और हमारे पास पहला ही विकल्प होगा निस प्लस श्वास। संधि के अनुसार तो यही बना। यहां पर भी वही उपसर्ग पूछेगा तो हमारे पास पहला ही विकल्प क्या होगा, दुस प्लस कर। क्यों, ये से किसका बनाया है दोस्तों, विसर्ग का बना है। और यहां पर क्या देगा, दुस धन साहस। क्या देगा दोस्तों, दुस धन साहस। लेकिन मेरे मित्रों यहां तो आप सही कर जाओगे, लेकिन यहां पर अगर आपने इस विकल्प को चुन लिया, यहां इस विकल्प को चुन लिया, तो ये आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, सुनना, ध्यान से सुनना। संधि में आप चाहे तालव्य सकार बनाओ, संधि में आप चाहे तालव्य सकार बनाओ, चाहे मूर्धन्य सकार बनाओ, यदि उपसर्ग पूछ लिया जाए, उपसर्ग पूछ लिया जाए तो ध्यान से समझना दोस्तों, या तो उपसर्ग होता है दुस और या फिर उपसर्ग होता है क्या, निस। आपका दू और तालव्य सकार के रूप में और आपका नी और मूर्धन्य सकार के रूप में कोई उपसर्ग नहीं होते हैं मित्रों, कोई उपसर्ग नहीं होते हैं दोस्तों। जैसे इसका अगर निस्वास शब्द अगर आपसे दिया जाता है और उपसर्ग पूछा जाता है तो इस शब्द में कहीं नहीं होगा, लेकिन इसका उपसर्ग यदि आपसे पूछे तो इसका उपसर्ग आएगा दोस्तों कौन सा, निस। इसमें दंत्य सकार कहीं नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उपसर्ग क्या है दोस्तों, निस उपसर्ग है मित्रों। ध्यान से समझ लेना इस बात को। यहां भी अगर आपको उपसर्ग पूछ लिया जाए दोस्तों तो इसका उपसर्ग आप यह नहीं बता करके कौन सा बताओगे, दुष बताओगे। कौन सा बताओगे, दुष, क्योंकि यह उपसर्ग होता ही नहीं है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। यह केवल संधि का विकारी रूप है, यह केवल संधि में बताना है आपको। उपसर्ग की बात आए तो कौन सा से लेंगे, दंत्य सकार लेंगे दोस्तों। कौन सा सकार लेंगे, दंत्य सकार लेंगे। और इस दंत्य वाले में तो हमें समस्या आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि दंत्य सकार है और दंत्य सकार ही उपसर्ग होता है। लेकिन तालव्य और मूर्धन्य सकार उपसर्ग के रूप में अंतिम वर्ण नहीं होते हैं। यदि ऐसे आपको चुनाव करने पड़ जाएं तो ध्यान रखना दंत्य ही चुनना। अब इस शब्द में कहीं भी दंत्य सकार नहीं दिख रहा, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दुष्कर या दुष्कर्म में उपसर्ग कौन सा होगा, तो आपको इसका उपसर्ग के अनुसार यदि विच्छेद पूछा जाए तो उपसर्ग के अनुसार इसका विच्छेद होगा दोस्तों दुष्योग कर। दुस प्लस कर, संधि विच्छेद होगा दू है प्लस कर। विकार होता है षटकोण वाला से, लेकिन उपसर्ग में आएगा कौन सा दोस्तों, स्लेट वाला से। अब मेरे मित्रों आप ये बात समझ चुके होंगे, इस प्रकार की गलती आप नहीं दोहराओगे तो चयन रोक भी नहीं पाओगे। बिल्कुल चयन होगा, बिल्कुल चयन होगा, सफलता हमारे कदम चूमेगी मित्रों। तो ये अब आज हमने जो जाना है वह था कौन सा, विसर्ग के बाद एघोष का योग। अब हम बात करेंगे अगली कक्षा में विसर्ग के बाद सघोष का योग। तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में रखिए। और ई उत्कर्ष ऐप पर से इसकी इंस्टॉल बिल्कुल ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल नहीं किया हो तो पहले उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल सके। बिल्कुल बोर्ड के आपको स्क्रीनशॉट मिलने लग जाएंगे। टेलीग्राम ऐप यदि आपने ज्वाइन किया है तो, नहीं किया तो वह भी कीजिए। तब तक के लिए मेरे मित्रों आप सभी का आभार, धन्यवाद।